व्यंजन जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना ना हो सके उसे व्यंजन कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा बिल्कुल रुकावट होके निकलती है, इसमें रुकावट होती है। स्वर तंत्र में कुछ भी रुकावट के साथ जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर के, जैसे अगर हलंत के साथ कै फिर भी आ रहा है ना उसमें ए, तो उसको बोला नहीं जा सकता, इसलिए उसको इंगित करते हैं हलंत से। और ये देखिए व्यंजन माला जो हमारी है इसको हम देख लेते हैं। कै वर्ग है, इसमें 5 अक्षर हैं, तो मैंने लिख रखा है प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर। और ये पंचमा अक्षर है, नासिक है, यानी नाक से बोला जाने वाला है, और अनुनासिक व्यंजन है। और इसको देखिए यही एक कै वर्ग के अक्षरों के साथ आजकल भूल गए कि ये उस अनुस्वार के चक्कर में कि ये कब काम आता है, मैं आगे समझाऊंगा इसको। ये कै वर्ग की नासिका है या अनुनासिक व्यंजन है कि जहाँ कहीं से भी अगर कै के साथ कोई अक्षर नाक से बोला जाएगा तो ये इस तरह का, जैसे गंगा आएगा तो गंगा में ये आएगा। आगे मैं मतलब चय में जो व्यंजन मैंने ऊपर लिख रखा, हाँ ये देखिए व्यंजन नासिका आई है वो जय की वजह से आ रही है। झंडे में भी वो आएगा, यही आएगा। टैवरक टै ठै ढै ढै न, उसकी नासिका है तैवरक तै थ ध ध न। ये इस तैवरक की नासिका न है, पैवरक की नासिका मैं, पै फै बै भै मैं। इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं और नासिके बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ये अनुस्वार में हम इसको विस्तृत रूप से समझाएंगे। अर्ध स्वर व्यंजन जो मैंने पहले बताया कि ये र ल व का कैसे का निर्माण हुआ, उष्म वर्ग श श स और है। ये उष्म वर्ग इसलिए कहा जाता है कि इसको बोलने में हमें गर्मी चाहिए, थोड़ा घर्षण ज़्यादा होता है तो गर्मी पैदा होती है, इसलिए उसमें संयुक्त व्यंजन। और इसको ये शत्र है, ये ऊ या ऊ के साथ मिलने से वह बनता है, रि के और ए का संयोग से जो संधि होती है वो रे बनता है, और री और उसके ये रे ल व ये हो गया। और यौगिक व्यंजन, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। योग और संयुक्त व्यंजन में थोड़ा सा फर्क है जो मैंने बता रहा। ये वे व्यंजन ध्वनियाँ हैं जो दो वर्णों के संयोग से बनती है। देखिए इनका यौगिक व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में यही फर्क है। यौगिक व्यंजन का मतलब ये है कि इनका अलग अलग भी उच्चारण किया जा सकता है, और जबकि संयुक्त व्यंजन का अलग नहीं है, बोला नहीं जा सकता, उनको संयुक्त होता है। ये देखिए मैं आपको यौगिक व्यंजन का उदाहरण बताऊँ। ये कै श और अलग अलग बोलता है। ये अक्षर कै अलग बोल रहा है, श स अलग, तो अक्षर ये जब बोलते हैं तब तय और र है ये त्रा। तो नक्षत्र, और इनमें एक और खासियत है कि इनकी आवाज़ जैसा है श वो तो कह नहीं आता, उसमें तय और र ये नहीं आता है। ज्ञान में ये जय है और अण, तो इनकी आवाज़ नहीं आती है, ये दूसरा ही आवाज़ क्या के, जय और अण की नहीं आएगी, उसकी नासिका की नहीं आ रही है, इसमें गे की आ रही है, श और र की नहीं, श्र। तो इस तरह ये यौगिक व्यंजन है। घोष और अघोष व्यंजन, ये इसका बिल्कुल सिंपली ऐसे समझते हैं, जो ये लाल कलर में है अघोष है, मतलब कै ख च ध ट ठ हर वर्ग का जो शुरुआत के अक्षर और य र ल व है। और घोष और अघोष में यही फर्क है कि ये जो अघोष है ये मुंह से बोले जाते हैं, और घोष वो है जो पूरी घोषणा के साथ बोला, पूरा मतलब उसका जो हवा है पेट से और फेफड़ों से आएगी। घोषणा करते टाइम हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, पूरा हमारा जो स्वर तंत्र है कंपन होता है, इसलिए उसको घोष कहा जाता है। अघोष जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं, कै ख और घ घ अण। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये देखिए कै अल्पप्राण है, ख महाप्राण है, ग अल्पप्राण है, और घ महाप्राण है, और उसकी जो अण है नासिका वो अल्पप्राण है। सारे अक्षरों को ऐसे ही है ये अल्पप्राण। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन अल्पप्राण है उच्चारण से आराम से। कंठ कै वर्ग का उच्चारण स्थान, कै ख ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को
कंठे कहा जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ का स्पर्श करती है कि वो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ को छूती हुई, कंठ को एक उसका स्पर्श होता है, कंठ से जीभ का तालमेल होता है, तभी कंठ से बोले जाते हैं। तालु, च वर्ग पूरा च, छ, ज, झ, ण, य और स का उच्चारण तालु से होता है और तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठकर दांतों के मसूंडों के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। मूर्धा, ये ट वर्ग आ गया, ट वर्ग के साथ में र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब ये देखिए, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं और इसका स्थान देखिए, इनके उच्चारण में जीभ के आगे का जो भाग है द्वारा ऊपर के दांतों के साथ खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करते हैं, वो स्थान मूर्धा है। बोल के भी आप स्थान लगा सकते हैं। दंत्य, जो दांत को छूता है, उच्चारण स्थान त, थ, द, ध और इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है और जिह्वा ऊपर के दांतों में लगती है। अच्छा, वर्तस्य, न, ल, स, ये व्यंजन वर्तस्य है और वर्तस्य का अर्थ ही है कि मसूंडा, जो मसूंडों को छूती है, जो स्पर्श करती है, उस व्यंजन को वर्तस्य व्यंजन बोला जाता है। ओष्ठ, जो होठों को छूती है, यानी पै वर्ग पूरा हमारा पै, फ, ब, भ में व उच्चारण स्थान ओष्ठ, इनको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। अच्छा, नासिका, जो नाक से बोले जाते हैं, ये नासिका है। कै वर्ग का नासिका, च वर्ग का, ट वर्ग का, ये तय वर्ग का, ये पै वर्ग का और तथा अनुस्वार, ये अलग है अनुस्वार, ये नासिकाएं अलग है, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इन पांचों स्थानों पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ नासिका से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है। कहने का मतलब है कि जो ये पांचों वर्ण वहाँ काम लिए जाते हैं, मैंने पहले भी समझाया था कि उस वर्ग का कौन सा अक्षर आ रहा है और उसी वर्ग के साथ वो नासिका जुड़ जाती है, इसीलिए उस वर्ग की ध्वनि उत्पन्न होती है नासिका में। काकल्य है और विसर्ग, कंठ के थोड़ा नीचे काकल, जिसको कोवा बोलते हैं, क्योंकि वो कोवे जैसी उसकी है और उसको मयूर भी बोलते हैं, परंतु ज़्यादा कोवा काकल बोलते हैं। काकल्य व्यंजन कहा जाता है, काकल्य ध्वनि साउंड। ये देखो, चित्र से भी आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि कौन कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कहाँ से, आराम से देख सकते हैं। ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ या अन्य मुख्य अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। प्रयत्नों के आधार पर भी कुछ वर्गीकरण किया है। देखो, स्पर्श का सीधा सीधा है कि कहीं भी अगर हमारे जो मुख अवयव है, जिसमें जीभ आ गया, होठ आ गया, दांत आ गया, वर्तस्य मसूंडा आ गया, तो इनके अगर कहीं भी स्पर्श करती है हवा तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं, कै, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, प, फ, ब, भ, ये अक्षर आते हैं। और दूसरा स्पर्श, संघर्ष, स्पर्श के साथ साथ संघर्ष करना पड़ता है उस उच्चारण में, तब यानी जोर लगाना पड़ता है, तब उसको रगड़क खाते हुए बाहर निकलती है, तो उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और एक जैसे च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं। और संघर्षी, इनको थोड़ा ज़्यादा रगड़क, यानी स्पर्श नहीं, इनको संघर्षी करना पड़ता है और इसी वजह से इसको ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं कि रगड़ खाते टाइम गर्म होती है हवा थोड़ी, इसीलिए ये संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से आता है, व, श, झ, स, है, ये संघर्षी व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ नाक से भी निकलती है उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जो अब हमें नासिका दोबारा आ गया है, नासिक्य व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन और स्वर की स्थितियों को ठीक मध्य स्थित, यानी व्यंजन और स्वरों की स्थितियों के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्थ रखा गया। यानी मैंने बताया था कि ये र, ल, व ये बने हुए ही स्वरों के उस मेल से बने हुए हैं, इसीलिए ये
अर्ध स्वर भी कहलाते हैं इनको, आधा यानी सेमी वोवल्स। जो अंग्रेजी में कुछ वर्ड होते हैं ना, वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको सेमी वोवल्स, इसी तरह हिंदी के ये सेमी वोवल्स हैं, ये को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, इस तरह की, यानी जैसे कुछ फेंक दिया, गोली जैसे गई है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करते झटके से वापस लेता है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए कहाँ आता है ये, और नीचे जो बिंदी लगती है ढ और ढ के, इनके बिना तो ये ढ तो नीचे लगाते हैं उसका, जो थोड़ी सी ये फारसी से आया हुआ है, ये फारसी भाषा के हिंदी में आए हुए हैं, मतलब वो वहाँ उस तरह के शब्द बोले जाते हैं, क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्वित्व, यानी द्वित्व व्यंजन वो हैं जो तो समान व्यंजनों के साथ साथ एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्वित्व कहलाते हैं। एक साथ दो व्यंजन आना, एक मतलब अपना छोटा रूप यानी आधा रूप, जैसे उत्तर, उत्तर में तय, आधा तय और पूरा तय, ये द्वित्व व्यंजन है। सत्ता, सज्जा, इनमें सब में ही ये दो बार आया हुआ है। उत्तेजना या आसन्न, न छोटा यानी आधा न और पूरा न। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों का आपस में जुड़ना। ये देखिए मैंने वहाँ आपको एक संयोजी व्यंजन भी समझाया था, उसमें तो अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजनों में दोनों का अलग नहीं किया जा सकता, एक ही साथ किया जाएगा। जैसे क और वह अलग अलग हैं, पर अगर क का आधा क ले रहा हूँ तो आधा क अलग से उच्चारित नहीं किया जा सकता, वो वह के साथ ही उच्चारित। क्वथनांक, ये क्वथनांक में जो पानी का क्वथनांक होता है वहाँ से लिया है। और आधा र है, देखिए ये मैं के ऊपर जाता है। लिखने का एक तरीका हम आगे समझाएंगे दूसरे वीडियो में कि र का अलग से मैंने लिया हुआ है। तो मर्म, यहाँ ये आधा र काम लिया हुआ है। और ये देखिए म्र में कई बार मैं आधा मैं और र, इसमें स्टूडेंट ये परेशानी समझते हैं कि र आधा है, जबकि र पूरा है, यहाँ मैं है आधा, म्र, नम्र। और तय और र में तय आधा है और र उनको पता नहीं होता कौन आधा है कौन, इसमें र पूरा है। तो ये है द और द्र, इसमें भी लोग समझते हैं कि र आधा है। द्रोण, त्याग, हाँ ये तो ठीक है, सिंपली है, पर इसका इस तरह का संयोजन संयुक्त व्यंजन होता है। पै और तय, लुप्त, देखा है। चिन्ह इस तरह से आधा है होता है। आधा चिन्ह में जो होता है, कई बार तो है विद्यार्थी लिखते नहीं, चिन्ह है की आवाज आ रही है, इसमें आधा है चिन्ह। ब्राह्मण में भी देखिए आधा है, ब्राह्मण पूरा है नहीं है उसमें। और लल्ल, ये आधा ल और पूरा मल्ल। वह और व्र, इस व्र में भी कंफ्यूजन है कि र पूरा है वह आधा है। जो आधा रहेगा शुरू में आएगा उसको पहले ही उच्चारित किया जाएगा व्र, तो उस वजह से हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। और ये देखिए 3 अक्षरों का आधा रूप लिया है मैंने, वह, तय और स। ये है तो वर्तस्य और कै रै क्रय, ये सिंपली है। मैं और न, मन, निम्न। स और रसरा, श्राव। बद, अब्द, अब्द मानी वर्ष भी होता है। द्रिय, द और र आधा है, द्र, द्रियालक्ष। पत्य, अपत्य। श और र, श्रय, ये जो श्रय बना हुआ है श्री का, वो ये श आधा श है और र है, कईयों को ध्यान इधर। और स र, ये श्रीयेश, ये देखिए तीनों का आधा श है आधा र है, उसको कैसे लिखा जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन खत्म हो गया हमारे। संयुक्त व्यंजन देखिए ये एक और देख लेते हैं, है के साथ आधा है तो और व्यंजनों के साथ कैसे होता है, क्योंकि है के साथ इस तरह लिखा हुआ था। जो मैं ब्राह्मण में देखिए आप मैं है, वहाँ है के साथ मैं इस तरह लिखा हुआ था, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि है क्या, ये आधा मैं है के साथ उसको जोड़ के, और है के साथ ये बाहर ये जोड़ा हुआ है, तो उसको इस तरह पढ़े हैं हम। पढ़ने में बड़ी कंफ्यूजन है। और न चिन्ह में देखिए इस तरह भी लिखते हैं ये, और ल को आह्लाद में इस तरह